RK Pocket FM channel subscriber and like this video. 307 अमृति स्वॉर्ड मुझे अपनी ताकत दिखाओ। लोहान बुरी तरह से मुस्कुराया। अभी तुमने देखा कि कहाँ है कि मैं कितना घृणित हो सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ वो सब नहीं किया तो क्या तुम मुझे किसी दूसरी लड़की के साथ भी वो नहीं करने दोगी? एरा ने ठंडी नज़र से उसे देखा और बिना कुछ कहे बगल में खड़ी हो गई। लोहान अपने दिल में कुछ नाखुश था। वो एरा को अभी सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मूल रूप से एरा को रक्तशोधन संप्रदाय में लाया था ताकि उसे अपने खिलौने के रूप में इस्तेमाल कर सके। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि संप्रदाय के गुरु वास्तव में उसे पसंद करेंगे और उसे एक अंदरूनी हिस्से के शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। उसकी पहचान तुरंत अलग हो गई। वो एरा को बिल्कुल भी छू नहीं सकता था। सुंदर लड़की, थोड़ा और आज्ञाकारी बनो, देखना तुम्हें भी मजा आएगा जब हम बिस्तर पर होंगे। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इतना बोलने के बाद लोहान ने मीरा के सिर के पिछले हिस्से पर अपनी हथेली से वार किया, फिर एक बोरी निकाली और उसे पहना दी। अब से तुम मेरी हो, हा हा हा। मोटू का गुस्सा उसके सिर से धुएं के रूप में निकल रहा था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उसे लगभग 1 दर्जन तलवारों ने रोक लिया। लोहान ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, खजाना दोगे या नहीं? मोटू की आंखें गुस्से से भर गईं। हाँ हाँ रुको, मैं देता हूँ। ये बोलते हुए वो अपनी जेब से कुछ निकालने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो लोहान के करीब पहुंचा, उसने मीरा से भरा बोरा पकड़ लिया और तेजी से भागने लगा। साथ ही उसने हातिम से चिल्लाते हुए कहा, हातिम भागो। हातिम ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। वो अभी भी जमीन खोद रहा था। उसकी 10 उंगलियां पहले से ही बुरी तरह से खराब हो चुकी थीं, लेकिन वो फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोहान की आंखें बदबूदार हो गईं और वो हंस पड़ा, भागो, चलो देखते हैं कि तुम कहाँ तक भाग सकते हो। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, उसका पीछा करो और उसे मार डालो। फिर वो एरा के पास आया और बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, एरा, क्या तुम्हें याद है कि बुजुर्ग ने कहा था कि तुम्हें अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए लोगों को मारना होगा? कहीं तुम उस बात को भूली तो नहीं? क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए? तुम बस एक बार हाँ कहो, मैं तुम्हारे लिए उस काम को पूरा करने को तैयार हूं। अगर तुम कहोगी तो मैं उस सुंदर लड़की को भी मार सकता हूं, फिर चाहे मुझे अपने नए खिलौने की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। एरा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह! लोहान बुरी तरह हंसा और कहा, चून की ऐसा है तो मुझे बाद में दोष मत देना। तुम्हारे पास मिशन की समय सीमा से पहले केवल 1 दिन बचा है। अगर तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाई तो तुम्हें संप्रदाय के नियमों और सजा के बारे में तो अच्छे से पता है। फिर लोहान मोटू के पीछे दौड़ा और कहा, ओए मोटे, चलो देखते हैं कि तू मुझसे कितना दूर भाग सकता है। एरा अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं। पिछले आधे साल में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसने सब चीज़ों का दोषी आर्यन को माना था। वो उससे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। एरा ने एक ठंडी सांस ली। उसने गहरे गड्ढे में पड़े हातिम को देखा और हत्या के इरादे से उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि एक और पल बाद चमक गायब भी हो गई। केवल एक ही व्यक्ति था जिसे वो मारना चाहती थी, और वो था आर्यन। मोटू अपनी पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल चिंता से जल रहा था और उसने कहा, मास्टर, आप अभी भी जिंदा है या नहीं? अगर आप अभी भी जिंदा है तो जल्दी करो और मेरी मदद करो। ये लड़की सिर्फ आपकी है और मैं चाहता हूं कि इसकी रक्षा आप खुद करें। मोटू ने अपनी जान जोखिम में डाल तो ली थी, लेकिन अपने 250 किलोग्राम शरीर के साथ और मीरा के वजन को जोड़ने के साथ वो तेजी से नहीं भाग सकता था और जल्द ही पकड़ा जाने वाला था। लोहान की शक्तियां मोटू से कई गुना अधिक थी। पलक झपकते ही वो बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, यार मोटू, थोड़ा और तेज भागा, हा हा हा। ब्लड सी पाम। मोटू की पीठ की ओर झुकते हुए उसके दोनों हाथों से लाल रंग की खूनी रोशनी निकली। मोटू के पास बचाव करने का समय नहीं था और लोहान की दोनों हथेलियों का हमला उसकी पीठ से टकरा गया। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया और जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी उसने मीरा को बचाने की पूरी कोशिश की। लोहान एक कदम आगे बढ़ा और मोटू की पीठ पर पैर रखा। जेकाल संप्रदाय का सिर्फ एक कचरा और मेरे खिलाने को छीनने की हिम्मत करता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस लायक हो? मोटू ने अपने मुंह से खून का थक्का थूका और गुस्से में कहा, कुत्ते, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे एक एक करके लड़ो। हा हा हा। लोहान जोर से हंसा। फिर उसने अपने पैरों से उसकी पीठ पर और जोर लगाया और कहा, ठीक है, तो एक एक करके आते हैं, पहला मैं आया हूं। दूसरी तरफ अंधेरे की गहराइयों में आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, तुम्हारे थंडर ड्रैगन रॉड का स्तर सुप्रीम स्टेज से बढ़कर सेमी गॉड तक पहुंच चुका है। आर्यन, तुम्हें एल्वस कबीले की स्पिरिट पिल्स तकनीक मिली है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? अचानक सिस्टम की 2 आवाज सुनकर आर्यन हैरान रह गया। फिर हायरा की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, यह मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद के रूप में है। जब आप मुझे मेरे एल्व्स कबीले में पहुंचा देंगे तो मैं आपको और भी अच्छी चीजें दूंगी। खिलखिलाती आवाज गायब हो गई। आर्यन ने बेसब्री से जांच करने के लिए सिस्टम को खोल दिया।
माइनस हथियारा थंडर ड्रैगन रॉड स्टेज सेमी गॉड स्टेज। विवरण 8 थंडर ड्रैगन की शक्ति रखता है, नुकसान की सीमा 50 मीटर तक है। 8 ड्रैगन उग्र होते हैं, सभी दिशाओं में घूमते हैं, 24 घंटे बाद वापस उपयोग कर सकते हैं। विवरण 2, इसमें एक गुप्त हमला नाइट एल्व्स है जो कभी भी जारी हो सकता है और उस हमले की शक्ति 8 थंडर ड्रैगन से 10 गुना अधिक खतरनाक है। माइनस वह आर्यन बहुत खुश था। थंडर ड्रैगन रॉड का स्तर बढ़कर सेमी गॉड स्टेज पर पहुंचने के बाद ये पूरी तरह से अलग था। इसकी शक्ति एक स्तर तक बढ़ गई थी और इसमें एक गुप्त नाइट एल्व्स हमला भी था जो शायद हायरा की वजह से था, क्योंकि उसी ने इसका स्तर बढ़ाने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। एल्व्स कबीले की स्पिरिट पिल्स तकनीक को देखते हुए आर्यन ने कहा, इसमें क्या अलग है, चलो कोई ना इसे भी कल्टीवेट कर लेता हूँ। कल्टीवेट करो। आर्यन, तुम्हें एल्व्स कबीले की स्पिरिट पिल्स तकनीक को विकसित करने पर 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। माइनस स्किल एल्व्स कबीले की स्पिरिट पिल्स तकनीक स्तर गुप्त कौशल खपत 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स। विवरण ये स्पिरिट पिल्स तकनीक एल्व्स कबीले की एक गुप्त तकनीक है। इसकी मदद से उन पिल्स को बनाया जा सकता है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जैसे कि डबल अटैक पिल, डबल एक्सपीरियंस पिल, इनविजिबिलिटी पिल, सरपासिंग पिल, ब्लडलाइन पिल। माइनस इन विवरणों को देखकर आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भी इन पिल्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसे यह कुछ अद्भुत लग रही थी। डबल अटैक पिल, डबल एक्सपीरियंस पिल, ये बहुत बढ़िया है। आर्यन ने सोचा, डबल एक्सपीरियंस पिल के साथ मैं अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। इस तरह तो मैं बहुत जल्द अपना स्तर बढ़ा लूंगा और मुझे स्वर्ग संप्रदाय में जाने के लिए 3 साल तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसे थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में जाने से बहुत कुछ मिला था। उसे न केवल कुछ डिवाइन स्टेज की चीजें मिली थी, बल्कि उसे एल्व्स कबीले की एक गुप्त स्पिरिट पिल्स तकनीक भी मिली थी। वो अभी खुश हो ही रहा था कि अचानक वो एक धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिरा। इसके अलावा उसे एक ठंडा हत्या का इरादा महसूस हुआ। दरअसल उससे कुछ ही दूरी पर काले कपड़ों में एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आभा ठंडी और उदास थी। जब उसने आर्यन को अपने सामने देखा तो उसके शरीर से एक खूनी रोशनी चमक उठी। आर्यन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह कोई और नहीं बल्कि इरा थी, जो लुहान के मीरा के साथ हिंसक बर्ताव को देख नहीं सकी और जंगल की ओर आ गई। लेकिन उसे आर्यन को फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी। उसके दिल में नफरत अचानक बढ़ गई और उसने तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल ली। 1 महीने से अधिक समय हो चुका था जब वो लुहान के साथ रक्तशोधन संप्रदाय आई थी। इस बीच उसकी शक्तियां लेवल 7 युद्ध राज स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा रक्तशोधन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में उसकी तकनीक, स्वॉर्ड कौशल और स्वभाव सभी में बहुत ज्यादा बदलाव आया था। उसने अपनी तलवार से आर्यन पर हमला कर दिया। ये तलवार बहुत तेज थी और उसका सीधा निशाना आर्यन का माथा था। आर्यन भी उसे देखकर दंग रह गया। ओह मेरी मंगेतर इरा। उसकी तलवार को अपनी ओर बढ़ते देख उसने एक हल्की सांस ली और कहा, यार फिर से मेरी पत्नी मुझे मारना चाहती हैं। फिर आर्यन ने अचानक एक म्यान निकाली, अमृति म्यान। जैसे ही उसने अमृति म्यान बाहर निकाली, एक भयावह शक्ति चारों ओर फैल गई, जिससे हवा में गर्म शक्तियों का आभास हो रहा था। अमृति स्वॉर्ड, मुझे अपनी ताकत दिखाओ, आर्यन चिल्लाया। 308 दिमागी कातिल कीड़ा। म्यान से एक स्वॉर्ड निकली और आर्यन के हाथों में आ गई। इरा की तलवार का सामना करते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से कहा, टूटी हुई स्वर्गीय तलवार। एक चाल के साथ हवा में तलवार से तलवार भिड़ने की आवाज गूंज उठी और सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगी। पलक झपकते ही इरा के हाथ की तलवार टूटकर जमीन पर गिर गई। यह एक सुप्रीम स्टेज स्वॉर्ड की असल शक्ति थी, जिसने एक ही वार में इरा की हेवन स्टेज स्पिरिट स्वॉर्ड को भी टुकड़ों में तोड़ दिया था। उसकी तलवार टूटते ही आर्यन ने उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख दी। फिर उसने उसके चेहरे पर लंबे निशान को देखकर आह भरते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उसने कभी किसी लड़की को नहीं मारा था और वो इरा को भी नहीं मारना चाहता था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर लंबे निशान को देखकर उसे उसके लिए सहानुभूति भी हो रही थी। हालांकि यह इरा की अपनी गलती थी कि वो इस तरह की बन गई थी। इरा ने ठंड से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, बातों में वक्त बर्बाद मत करो। उसने पहले सोचा था कि वो मजबूत हो गई है, लेकिन आर्यन के सामने वो अभी भी बहुत कमजोर थी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जा सकती हो, आर्यन ने कहा। उसके दाहिने हाथ की एक चाल के साथ उसके हाथ में अमृति स्वॉर्ड उड़कर अमृति म्यान में घुस गई। ये बहुत तेज थी, आर्यन भी उसकी आभा को महसूस नहीं कर सका था। जब अमृति स्वॉर्ड अमृति म्यान में चली गई तभी आर्यन की स्पेस रिंग से एक ताबूत बाहर निकला, जो खुद ब खुद खुल गया। उससे एक आत्मा बाहर निकली जिसने अमृति स्वॉर्ड को अमृति म्यान के साथ पकड़ा। हालांकि अमृति स्वॉर्ड ने उसे तुरंत निगल लिया। ये ताबूत वही था जो आर्यन को भेड़िया राजा को मारकर अमृति म्यान के साथ मिला था।
आमतौर पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब कोई आत्मा बाहर आए हो, लेकिन यहाँ तो बात ही अलग थी। जैसे ही आत्मा ने अमृति स्वॉर्ड को छुआ, उसने उसे आधे सेकंड से भी कम समय में निगल लिया, मानो एक छोटा सा पत्थर समुद्र में फेंक दिया गया हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वास्तव में ये बहुत डरावना था। पूर्वज रुद्रदेव हंसे। आत्मा एकत्र करने वाले मोती द्वारा घनीभूत तलवार की आत्मा बहुत कमजोर है। यह अमृति स्वॉर्ड के लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। तुम्हें इसके लिए अपनी खुद की स्वॉर्ड का उपयोग करने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं है तो तुम भी अमृति स्वॉर्ड द्वारा निगल लिए जाओगे और इससे अमृति स्वॉर्ड को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। यह निश्चित रूप से वो नहीं है जो तुम देखते हो। बस तुम प्रतीक्षा करो। हा हा हा। पूर्वज रुद्रदेव ने उसे रहस्य में रखने के लिए कुछ शब्द कहे जो आर्यन को बिल्कुल समझ नहीं आए। लगभग 3 मीटर लंबा ताबूत उसके लिए अभी एक रहस्य था जिस पर प्राचीन रुनस नक्काशी किए गए थे। एरा ने उस विशालकाय ताबूत को देखा, फिर थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र की ओर देखा और अपने दिल में एक कड़वाहट से हंसी। फिर आर्यन से कहा, तुम्हारी किस्मत सच में अद्भुत है। आर्यन ने लापरवाही से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दरअसल एरा ने उसे बीच में ही टोक दिया और ठंडी आवाज में कहा, आर्यन, मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। मैं कसम खाती हूँ। इसके बाद उसके पैरों की उंगलियां हिली और उसका शरीर गायब हो गया। केवल एक आवाज पीछे छूट गई, तुम्हारे दोस्तों को रक्तशोधन संप्रदाय के लोगों ने पकड़ लिया है। अब उन्हें बचाने में बहुत देर हो चुकी है। फिर वो गहरे जंगल में दिखाई दी, लेकिन वो रक्तशोधन संप्रदाय की ओर नहीं जा रही थी। भले ही वो वहां चली जाती, वो फिर भी आर्यन की बराबरी नहीं कर पाती। वो अपने रास्ते पर चलना चाहती थी। बस तुम इंतजार करो आर्यन, मैं निश्चित रूप से खुद को साबित करूंगी। मैं निश्चित रूप से तुमसे बदला लूंगी। फिर वो कहीं गायब हो गई। आर्यन को उसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि उसे तो बाकी तीनों की चिंता सता रही थी। रक्तशोधन संप्रदाय। वो जल्दी से थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र के खंडहर के पास पहुंच गया। उसी वक्त गहरे गड्ढे में पागलों की तरह खुदाई कर रहे हातिम ने अपना सिर उठाया और आर्यन की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वो मूर्खों की तरह हंसने लगा। उसके हाथ खून से लथपथ थे। ताज़ा खून टपकता रहा, लेकिन मानो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ये देखकर कि आर्यन अभी भी जीवित था, हातिम एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसे अपना कोई पसंदीदा खिलौना मिल गया हो, जो मासूमियत से मुस्कुरा रहा था। आर्यन ने भी हातिम को देखा जो विशाल गड्ढे में था, और उसके हाथों को देखा जिनसे बिना रुके खून बह रहा था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो अभी क्या कर रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका दिल कांप उठा। हातिम, क्या तुम भविष्य में मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हो? आर्यन ने उससे पूछा। हातिम ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन फिर भी आर्यन के दिमाग में मिशन पूरा होने की आवाज नहीं गूंजी। जाहिर है कि वो अभी भी आर्यन से कुछ छिपा रहा था। हातिम, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चलो कोई ना, मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक मुझसे कुछ छिपाते हो, आर्यन ने अपने मन में सोचा। फिर हातिम के बोलने का इंतजार किए बिना उसने उससे पहले ही कहा, मुझे जवाब देने की इतनी जल्दी मत करो, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने का समय दूंगा। लेकिन इससे पहले क्या तुम मेरे तलवार सेवक बन सकते हो? हातिम ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं। चलो फिर इस ताबूत को उठा लो, हमें मोटू और मीरा को बचाना होगा, आर्यन ने कहा। फिर जंगल की ओर देखा। रक्तशोधन संप्रदाय के लोग, है ना? चलो आज उनका भी थोड़ा रक्त बहा दिया जाए। बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी जान लेने आ रहा हूं। दूसरी तरफ जंगल की गहराई में लुहान ने मोटू की पीठ पर पैर अभी भी रखा हुआ था, जिसे वो पूरी ताकत से मसल रहा था। धिक्कार है मोटे, क्या तू अब भी मुझसे लड़ना चाहता है? इसके बाद लुहान ने मोटू के मुंह पर पैर रखा और उसे कीचड़ में दबा दिया। क्या तू अभी भी मुझसे आमने सामने लड़ना चाहता है? उसने घमंड से कहा। हम्फ, तेरा जैसा मोटा सुअर मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। लुहान का घमंड उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। उसने एरा का पूरा गुस्सा मोटू राम पर उतारने की कोशिश की और वो अभी भी उसे ही इसके लिए दोषी ठहरा रहा था। मोटू का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसका रंग पीला पड़ गया था। इस तथ्य के साथ कि वो शुरुआत में महान शैतान राजा द्वारा घायल हो गया था, उसके पास जवाबी कार्रवाई करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि मोटू ने अभी भी हार नहीं मानी थी। फिर भले ही उसका चेहरा कीचड़ में डूबा हुआ था। कमीने, अगर हिम्मत है तो मुझे अभी मार दे, वरना अगर मैं जिंदा बच गया तो तेरा स्वर्ग जाना तय है। उसका घमंड लुहान के घमंड से कम नहीं था। कुत्ते लुहान की आंखों में खून उतर आया। तू अभी भी बोलने की हिम्मत कर रहा है? मानना पड़ेगा जेकाल संप्रदाय में तेरा जैसा भी कोई है। इतना बोलने के बाद उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान छा गई। चल कोई ना, मैं तेरे इस घमंड को जल्द ही चकनाचूर कर दूंगा। फिर उसने अपनी जेब से एक कीड़ा निकाला और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह कौन सा कीड़ा है? इसे दिमागी कातिल कीड़ा कहते हैं। इस कीड़े को मैंने लगभग आधे साल पहले पालना शुरू किया था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं इसे शिकार करने का मौका दूंगा। हा, और वो शिकार हो तुम। दिमागी कातिल कीड़ा एक छोटी उंगली के आकार का था और एक लावा की तरह दिखता था।
हालांकि एक बार काटने के बाद यह इंसानी शरीर में नसों के माध्यम से घुस जाता है और खून के साथ तैरते हुए मस्तिष्क में पहुंच जाता है। फिर यह धीरे धीरे इंसान के दिमाग को खाता है और जल्द ही उसे एक कठपुतली में बदल देता है। ये बेहद डरावना था, यहाँ तक कि रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्यों के भाव भी बदल गए थे। मोटू ने इस कीड़े के बारे में पहले भी सुन रखा था और जानता था कि वो कितना खतरनाक हो सकता था। उसने अपना मुंह बंद किया और गुस्से में चिल्लाया, सुअर की औलाद, हा, मुझे पता है कि तू मुझे गाली दे रहा है। क्या तू अभी थोड़ी देर पहले घमंड नहीं दिखा रहा था? अब वो घमंड कहाँ गया? जल्दी कर अपना मुंह खोल और जो भी कहना चाहता है कह ले। लुहान की आंखें भयावह हो गई। फिर उसने अपने पैर से मोटू के चेहरे को जोर से मसला और कीचड़ में दबा दिया। चलो देखते हैं कि तू कितना और सह सकता है। फिर उसने उसके बाल पकड़े और उसका सिर उठाया। इसके बाद उसने दिमागी कातिल कीड़े को उसके मुंह में ठूंस दिया। हातिम, यहाँ! अचानक हातिम की पीठ पर लदा ताबूत जोर जोर से हिलने लगा। लगभग 3 मीटर लंबे ताबूत की वजह से हातिम की नसें उभरी हुई थी। हालांकि फिर भी वो एक दबंग योद्धा की तरह तेजी से भाग रहा था। अमृति स्वॉर्ड, आर्यन चिल्लाया। एक स्वॉर्ड बाहर निकली, लेकिन इस बार यह अलग थी। इस बार यह एक लंबी चौड़ी तलवार थी। सिर्फ तलवार की ब्लेड ही 2 मीटर से अधिक लंबी और आधा मीटर चौड़ी थी। ये स्याही की तरह काली थी। वो एक काली तलवार थी। आर्यन का दिल कांप उठा और उसने उबलते खून के साथ कहा, धिक्कार है, यह अमृति स्वॉर्ड नहीं है। ये बहुत भयानक है, लेकिन मुझे ये तलवार पसंद आई। जैसे ही आर्यन ने बोलना खत्म किया, उसने सामने मोटू के मुंह में कीड़े को ठूंस रहे लुहान पर दूर से एक वार किया। क्रैक! लुहान का सिर जमीन पर गिर गया। जैसे ही यह नीचे लुढ़का, ताज़ा खून बाहर निकलने लगा। आर्यन, बधाई हो, तुमने रक्तशोधन संप्रदाय के लुहान की हत्या की है। इसके लिए तुम्हें 8000 एक्सपी पॉइंट्स, 800 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक डीमन आर्ट, दिमागी कातिल कीड़े रिफाइनिंग तकनीक मिली है। क्या तुम इसे कल्टिवेट करना चाहते हो? लुहान तलवार के एक ही वार में मारा गया था। ये बहुत तेज, बहुत उग्र और बहुत खतरनाक था। उस तलवार के नीचे लुहान जैसा, जो एक युद्ध राज था, भी केवल एक ही कट में मारा गया था। आर्यन ने अपनी तलवार फिर से उठाई। चांदनी कदम! हवा में छलांग लगाते हुए विशाल तलवार नीचे उतरी। एक और रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्य को बीच में से काट दिया गया था। दूसरी हत्या! रक्तरंजित खूनी रोशनी की एक लकीर चमकती चली गई, क्योंकि विशाल तलवार ने एक बार फिर से किसी को काट दिया। तीसरी हत्या! आर्यन के शरीर से शक्तियां बाहर निकली, जिसके बाद उसने एक बार फिर अपना हाथ घुमाया और एक और शिष्य की जान ले ली। चौथी हत्या! उसने फिर से अपना हाथ घुमाया और तलवार को एक शिष्य के माथा की ओर फेंका। तलवार उसके माथे से आर पार हो गई और पीछे एक पेड़ में जाकर घुस गई। पांचवी हत्या! उसने फिर विंड शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही तलवार के पास पहुंच गया। पैद से तलवार निकालकर उसने एक छलांग के साथ एक और शिष्य को 3 हिस्सों में काट दिया। छठी हत्या! 309 जुआ नगरी। 3 सेकंड से भी कम समय में 6 शिष्य मारे जा चुके थे। आर्यन की गति बिजली की तरह तेज थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, और कौन बचा है, जल्दी आओ। अब तक रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्यों को अंततः होश आ चुका था। आर्यन के खतरनाक रूप को देखकर वो अपनी जगह से हिलने डुलने में असमर्थ थे, लेकिन अब वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए थे। तुम भागना चाहते हो? कुत्तों, मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा। मोटू चिल्लाते हुए जमीन से खड़ा हो गया। फिर उसने रक्तशोधन संप्रदाय के एक शिष्य को कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस पर लगातार कई मुक्के बरसाए। तुम कुत्तों ने मुझे और मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि मुझे डराने के लिए एक कीड़े का भी इस्तेमाल किया। तुम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। रक्तशोधन संप्रदाय के उस शिष्य को इस हद तक पीटा गया कि उसके मुंह और कान से खून बहने लगा और वो मोटू के आगे गिड़गिड़ा रहा था। वो मैं नहीं था भाई, वो मैं नहीं था। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मोटू गुस्से में भर गया। क्या तुम भी रक्तशोधन संप्रदाय के एक शिष्य नहीं हो? उसने उससे पूछा। शिष्य ने कहा, मैं हूं, लेकिन मैंने आपको नहीं छुआ, है ना? मैं। इतना ही काफी है। मोटू उस व्यक्ति के शरीर पर एक घुड़सवार की तरह सवार था। उसका 250 किलोग्राम वजन उसके नीचे के व्यक्ति को मजबूती से दबा रहा था। फिर उसने उसे एक मुक्का मारा। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने मुझे छुआ या नहीं। तुम रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्य हो, बस इतना काफी है। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार दूंगा। आह! उसने फिर से उसके पेट में मुक्का मारा। वास्तव में वो पहले ही ऐसा करना चाहता था। अब जब उसे मौका मिला तो वो निश्चित रूप से इसे जाने नहीं दे सकता था। फिर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस शिष्य का मुंह कुचल दिया। इस वक्त उसे अपने एक योद्धा होने की छवि की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था। मोटू, तुम आराम करो, मैं इन सब को देखता हूँ, आर्यन ने मोटू से कहा। उसने जब मोटू की हालत और बोरी में बंद मीरा को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुम लोगों ने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की, इसका भुगतान तुम्हें अपनी जान देकर करना होगा। मैं अब तुम्हें अपनी शैतानी छवि दिखाऊंगा।
आर्यन ने फिर बिना रुके भाग रहे रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्यों को गाजर मूली की तरह टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। उसकी तलवार एक बैलगाम घोड़े की तरह थी, वो जिसकी ओर भी रुख करती वहां एक शिष्य टुकड़ों में कटकर अलग हो जाता था। 7वीं हत्या, 8वीं हत्या, 13वीं हत्या। रक्तशोधन संप्रदाय के अंतिम शिष्य को मारने के बाद आर्यन ने अपनी चौड़ी तलवार को पकड़ा और उसकी ब्लेड से खून साफ करते हुए चिल्लाया, और कौन? आर्यन, तुम्हें रक्तशोधन संप्रदाय के शिष्यों को मारने पर 5000 एक्सपी पॉइंट्स, 400 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन जब कभी भी किसी को मारता था तो उसे कुछ सिस्टम पॉइंट्स मिलते थे। हालांकि ये हर बार नहीं मिलते थे, लेकिन अगर वो एक डेविल कल्टीवेटर बनकर किसी को मारता तो इसकी अधिक उम्मीद थी कि उसे प्रत्येक मृत्यु के बदले कुछ सिस्टम पॉइंट्स मिलते। आर्यन को जब से यह सिस्टम पॉइंट्स मिलना शुरू हुए थे उसने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार उसके दिमाग में कई बार सिस्टम पॉइंट्स मिलने की आवाज गूंजी थी जिसने उसका ध्यान खींच लिया था। सिस्टम पॉइंट्स शब्द को सुनकर आर्यन ने अपने मन में सोचा, मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं चीजों के लिए सिस्टम पॉइंट्स का आदान प्रदान कर सकता हूं। मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूं और यहां तक कि एक डेविल कल्टीवेटर भी बन सकता हूं। फिर उसने सिस्टम को खोलकर देखा। वो कुछ देर के लिए तो उत्साहित था, लेकिन फिर मायूस हो गया। सिस्टम में बहुत सी दुर्लभ चीजें थीं जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता था, लेकिन उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त सिस्टम पॉइंट्स नहीं थे। यही कारण था कि वो मायूस हो गया। उसके पास अभी केवल 40,000 सिस्टम पॉइंट्स थे और यह सिस्टम से कुछ भी खरीदने के लिए बहुत कम थे। हालांकि सिस्टम में रखी चीजों को देखकर उसकी लार टपक रही थी और उसने कहा, क्या मैं इन्हें लूट सकता हूं? अगर मैं लूट सकता हूं तो मैं वास्तव में एक डाकू बन जाऊंगा। वो सभी अच्छी चीजें थीं और इस दुनिया की चीजों से लाख गुना बेहतर थी। वहां कई तरह की ब्लडलाइन थी, जैसे कि क्रू ड्रैगन ब्लडलाइन, अरहद ब्लडलाइन, थंडर ब्लडलाइन और यहां तक कि गॉड स्टेज ब्लडलाइन भी मौजूद थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वहां सभी हथियार स्पिरिचुअल हथियार थे। हालांकि उन्हें खरीदने के लिए जरूरी सिस्टम पॉइंट्स को देखकर उसकी सांसें अटक गई और पूरा शरीर हिल गया। 40,000 सिस्टम पॉइंट्स में तो मैं पाद भी नहीं खरीद सकता, आर्यन ने मायूस स्वर में कहा। उसे लगा जैसे कि वो अभी भी बहुत गरीब है। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी की एक चमक दिखाई दी। चलो देखते हैं कि मुझे ड्रैगन स्लेयर के कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। मिशन वस्तु को बेचा नहीं जा सकता है। धिक्कार है। चलो थंडर ड्रैगन रॉड को देखता हूं। मिशन वस्तु को बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, थंडर स्नैक स्वॉर्ड को तो बेचा जा सकता होगा। थंडर स्नैक स्वॉर्ड के बदले 50,000 सिस्टम पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? क्या हेवन स्टेज स्पिरिचुअल हथियार के सिर्फ 50,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं? धिक्कार है। सिस्टम, क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि मैंने इसे पाने के लिए लगभग महान शैतान राजा के हाथों अपनी जान गंवा दी थी? आर्यन ने सिस्टम को कोसते हुए कहा। हालांकि फिर उसने अपने मन में सोचा, लगता है मुझे आगे चलकर और लोगों को मारना होगा, तभी मैं ज्यादा से ज्यादा सिस्टम पॉइंट्स हासिल कर सकता हूं। फिर मैं एक बढ़िया चीज खरीद सकता हूं। चलो देखते हैं कि डेथ गॉड सील के मुझे कितने पॉइंट मिल सकते हैं। ये सोचते हुए उसने सिस्टम में देखा। डेथ गॉड सील के बदले 1000 सिस्टम पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्या आप इसे बदलना चाहते हैं? हाँ, अच्छी चीजें होती हैं। इसके मुझे 10 लाख सिस्टम पॉइंट्स मिल सकते हैं। नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं बचूंगा। हाँ, आर्यन ने जोर से हंसते हुए कहा। सिस्टम, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? यह एक अद्भुत चीज है जो नरक के राजा को भी बुला सकती है और तुम मुझे इसे सिर्फ कुछ लाख सिस्टम पॉइंट्स में लेना चाहती हो। भूल जाओ, मैं इसे नहीं दूंगा। आर्यन सिस्टम के ऊपर हंस रहा था। इसके अलावा हो सकता है कि अगली बार मैं इसकी मदद से मैं सर्व सम्राट की आत्मा को भी बुला पाऊं। वो पहले ही यमराजा की खतरनाक शक्तियों को देख चुका था। उसके केवल एक कलम के हमला करने से उसकी लाखों पॉइंट्स की ट्रू एनर्जी खर्च हो गई थी। इस तरह वो उससे भी ज्यादा खतरनाक, शायद एक सर्व सम्राट की आत्मा को भी बुला सकता था। अब आर्यन अपने दिल में बेहद खुश था। एक बार फिर उसने अपने मन में सोचा, चलो अमृति स्वॉर्ड पर भी एक नजर डाल ली जाए। वो शायद इन सबसे महंगी होगी। अमृति स्वॉर्ड, अमृति म्यान सहित के बदले 1 करोड़ सिस्टम पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? एक करोड़। आर्यन के कान लाल हो गए थे। इससे वो अंदाजा लगा सकता था कि ये कितनी कीमती होगी। हे भगवान, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। 1 करोड़ सिस्टम पॉइंट्स नहीं, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल, पेट, फेफड़े और गुर्दे सब दर्द कर रहे हैं। क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज 3 बार आए और हर बार उसने अमृति स्वॉर्ड को बेचने के बारे में पूछा। आर्यन एक मूर्ख की तरह हंसा। नहीं, मैं समझ गया हूं कि ये एक खजाना है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। तुम बस अपने देखती रहो। हा बोलते हुए उसने नाचना शुरू कर दिया। तुम क्या मुझे गरीब समझ रही थी? अब देखा तुमने, मैं बहुत अमीर हूं। मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक सर्व सम्राट के पास भी नहीं होंगी। और हाँ, तुम इस बारे में भूल जाओ कि मैं इन्हें बेचूंगा। वो शालीनता से हंसा।
बेशक वो इन चीज़ों को कभी नहीं बेचेगा। उसके पास अभी 40,000 सिस्टम पॉइंट्स थे जिनके बदले वो एक डेविल कल्टीवेटर के रूप में बदल सकता था। अचानक उसकी नज़र सिस्टम के दाएं कोने पर लॉटरी नामक एक बटन पर पड़ी। यह क्या है? क्या मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए? फिर उसने लॉटरी बटन के बगल में लिखा विवरण पढ़ा। विवरण: यह एक जुआ नगरी है, इसमें आप कई तरह के जुआ खेल सकते हैं जिनसे आप गॉड स्टेज जैसी कई चीजें जीत सकते हैं। 310 आर्यन लुट गया। विवरण पढ़कर और खासतौर पर गॉड स्टेज जैसी चीजें जीतने वाली बात से आर्यन की आंखें चमक उठी। फिर उसने तुरंत उस बटन को दबा दिया। पलक झपकते ही सिस्टम का पारदर्शी पर्दा बदल गया और उस पर एक आलीशान जगह दिखाई दी जहां कई तरह की अजीबोगरीब मशीन रखी हुई थी। आर्यन ने उनमें से एक के बारे में सिस्टम से पूछा कि ये क्या चीज़ है। इसे मछली पकड़ने की मशीन कहते हैं। ये बिल्कुल झील से मछली पकड़ने की तरह काम करती है, जहां आपके जाल में मशीन पर दी गई चीज़ों में से कोई भी एक अद्भुत चीज़ फंस सकती है। इसे किस तरह से खेलते हैं? आर्यन ने सिर खुजलाते हुए पूछा। उसकी इसमें थोड़ी दिलचस्पी बढ़ गई थी। अगर आपको इस मशीन के साथ खेलना है तो पहले आपको 10,000 सिस्टम पॉइंट्स के बदले कुछ सिक्के खरीदने होंगे। फिर उन सिक्कों को आपको इस मशीन में डालना होगा और इस तरह आप एक अद्भुत चीज़ जीत सकते हैं। ये सुनकर आर्यन को झटका लगा। वास्तव में 10,000 सिस्टम पॉइंट्स एक जुए जैसे खेल में लगाना पॉइंट्स की बर्बादी थी। हालांकि उसे इसमें एक अद्भुत खजाने जैसी चीज़ भी मिल सकती थी। ये सोचकर आर्यन ने इसे खेलने का मन बना लिया। क्या आप सिक्के खरीदना चाहते हैं? हाँ, मुझे चाहिए। तुरंत उसके 10,000 सिस्टम पॉइंट्स गायब हो गए और उसे उसके बदले केवल 50 सुनहरे सिक्के मिले। आप इन सिक्कों की मदद से और भी मशीनों पर भी खेल सकते हैं। क्या आप इस मछली पकड़ने की मशीन पर ही खेलना चाहते हैं या आप किसी दूसरी मशीन पर खेलना पसंद करेंगे? मुझे मछली पकड़ने वाली मशीन पर ही अपनी किस्मत आजमानी है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मछली पकड़ने की मशीन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि आप झील से एक मछली पकड़ते हैं। इसमें केवल अंतर इतना था कि इसमें बस कुछ सिक्के डालने पड़ते हैं और आपके जाल में एक मछली फंस जाएगी। हालांकि इस मछली के रूप में आपको एक अन्य चीज़ मिलेगी। सिर्फ 50 सिक्के, आर्यन एक कड़वी हंसी के साथ बोला। वास्तव में उसके लिए 10,000 सिस्टम पॉइंट्स के बदले में कुछ सिक्के लेना बहुत दुख भरा था। फिर उसने मशीन में एक सिक्का डाला और एक बड़ी सी लाल बटन दबाई। मशीन के अंदर कुछ मछलियां ऊपर नीचे होने लगी और अंत में उसके जाल में एक लाल मछली फंसी। RK Pocket FM channel subscriber and like this video.